नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। 25 जून को इस देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था कि देश में आपातकाल लगा दिया गया था। 25 जून आई तो फिर मैंने सोचा उससे पहले मैं कुछ बात करूं कि क्या देश में इस समय आपातकाल जैसे हालात नहीं हैं। कहीं कोई अखलाक मारा जाता है, कहीं कोई पहलू खान मारा जाता है, कभी कहीं पत्रकार के घर छापे पड़ते हैं, उनकी जांचें हो जाती हैं, किसी बड़े अखबार समूह को धमका दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाके कहते हैं कि भारत में किसी को धर्म, जाति, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मजबूत लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र हमारे खून में बहता है। तभी उनके एक मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ओबामा को हुसैन ओबामा कह के ट्वीट कर देते हैं कि भारत में ऐसे बहुत हुसैन ओबामा हैं। मैं समझ नहीं पाया कि अमेरिका जैसे बड़े देश में, ताकतवर देश में, इतने सालों तक राष्ट्रपति रहने के बाद मुझे एक भी घटना याद नहीं आ रही किसी ने हुसैन ओबामा लिखकर ओबामा मुसलमान है इस बात को लेके अमेरिका जैसे ताकतवर देश ने कभी सवाल उठाया हो। लेकिन भारत में एक राज्य का मुख्यमंत्री जानता है कि इस तरह की बातें लिखने से उसके वोट बैंक पर बहुत माकूल जवाब पड़ता है, उसका वोट बैंक खुश होता है। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री का ये बयान प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुरूप है? क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा वो झूठ था, या प्रधानमंत्री ने कहा जो वो सच था? तो फिर ये मुख्यमंत्री इस तरह का बयान क्यों दे सकते हैं? और फिर प्रधानमंत्री ने अभी तक उस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त नहीं की? प्रधानमंत्री कहते थे कि ओबामा हमारे दोस्त हैं, हम तू तड़ा करके बात कर लेते हैं। उनके दोस्त को उनके राज का मुख्यमंत्री हुसैन ओबामा कह के और मुसलमानों पे एक लाइन लेकर मुसलमानों पे कटाक्ष करके ट्वीट करने की हिम्मत कर सकता है। भारत में लोकतंत्र कहाँ बचा है? भारत की मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों पे कहाँ खड़ी है? मैंने सोचा कि एक ऐसे पत्रकार से मैं बातचीत करूं जिसके कलम में, जिसके दिल में, जिसकी आत्मा में आज भी लोकतंत्र जिंदा है, मीडिया की आजादी की धड़कन जिंदा है। पत्रकारों की सबसे ताकतवर संस्था होती है BEA, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन। जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल होते हैं उनके संपादकों की ये संस्था होती है, तो जाहिर है मजबूत संस्था होती है। एक ज़माने में जब सुधीर चौधरी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत माँगी थी, तिहाड़ जेल भेज दिया गया था, तो आज तक के चैनल में मैं बैठकर मीटिंग हुई थी और एन.के. सिंह जी उस समय जनरल सेक्रेटरी थे उस चैनल से। ये फैसला लिया गया था कि सुधीर चौधरी को इस संस्था से निकाल दिया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा पत्रकार ऐसी संस्था में रह नहीं सकता। दुर्भाग्य है कि आज उस चैनल के सुधीर चौधरी हेड बने हुए हैं, जिस चैनल के दफ्तर में मीटिंग करके सुधीर चौधरी को निकाला गया था। इस शख्स ने, जिनकी मैं बात कराने जा रहा हूँ, एन.के. सिंह जी ने पत्रकारिता के लिए कई काफ़ी बड़े मुकाम हासिल किए और आज इस इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि जब प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने इंटरव्यू किया, एन.के. सिंह जी ने इंटरव्यू किया और कागज़ दिखाए, आंकड़े दिखाए, तो उस समय के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हालत क्या हुई। एन.के. सिंह जी ने मुझे बताया कि एक बार रेलवे मिनिस्टर ने उनसे क्या बात कही और क्या रिएक्शन हुआ, और एक बार एक मुख्यमंत्री ने रिपोर्टर को निकालने की बात कही तो कैसे एन.के. सिंह जी नाराज हुए। तो मुझे लगा ये सब मैं उनसे इंटरव्यू की शक्ल में करूं। जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने कहा प्लीज़ सर, आप मेरे साथ एसोसिएट होइए, आज मुझे एक इंटरव्यू दीजिए जिससे आपने आपातकाल भी देखा था और मौजूदा दौर जो है वो भी देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, एन.के. सिंह जी बहुत ज़्यादा जानकारी रखने वाले पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि मैंने आज तक कोई ऐसा पत्रकार नहीं देखा, जिसके पास इतनी जानकारियाँ, इतने रिकॉर्ड, इतने आंकड़े, इतनी साफ़गोई रहती हो। तो सीधे चलते हैं एन.के. सिंह जी से। आपसे रिक्वेस्ट है ये इंटरव्यू पूरा सुनिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसे लगा। चलिए सीधे चलते हैं एन.के. सिंह जी के पास। शुक्रिया एन.के. सिंह सर, आपने समय दिया और देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र के जो हालात हैं, मुझे लगा कि आपसे उपयुक्त व्यक्ति है नहीं कोई इस विषय पर बात करने के लिए। भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा हुआ और उन्होंने वहाँ पे लोकतंत्र की, भारत की मजबूती की बात कही और कहा कि भारत में धर्म, जाति या स्थान को लेके कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री अमेरिका से लौट पाते उससे पहले एक पत्रकार रोनी सिंह ने ट्वीट किया कि बराक ओबामा ने जो कहा है, क्या उसके आधार पे गुवाहाटी पुलिस जाएगी उनको गिरफ्तार करने के लिए? और ये बिल्कुल सामान्य सा ट्वीट था कि कोई भी पत्रकार करता, पूछता, क्योंकि असम पुलिस गिरफ्तार करने पवन खेड़ा को एयरपोर्ट तक पहुँच जाती है। लेकिन मुझे, मेरी जानकारी में, मेरे याद नहीं, आप मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं,
कि किसी मुख्यमंत्री ने उस पत्रकार के सामान से ट्वीट को कोट किया और ये लिखा हो कि भारत में कई हुसैन ओबामा मौजूद हैं। ओबामा को लेकर कभी अमेरिका में शायद कभी किसी ने बयान नहीं दिया कि वो मुसलमान हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे स्वस्थ लोकतंत्र में एक धर्म के आधार पे कोई बंटवारा नहीं होता। अब मिशेल जी भी शायद चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनकी पत्नी, और वो जीते हैं हारे अलग विषय है, लेकिन एक मुख्यमंत्री का इस हद तक बयान देना कि हुसैन ओबामा भारत में मौजूद हैं, बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं, हम उनको ठीक करेंगे, इस तरह का भाव था। लेकिन एनके सिंह जी, एक मुख्यमंत्री का ये कहना और उस दिन कहना जब कल देश की आपातकाल इमरजेंसी लगी थी, कल वो दिन है जिस दिन इमरजेंसी लगी थी, और भारत में क्या लोकतंत्र में आज भी इस तरह मुख्यमंत्री का ये ट्वीट करना, या देश के अलग अलग राज्यों में हम जो सीन देखते हैं, क्या भारत आपको लगता है अभी आपातकाल जैसे हालातों में चल नहीं रहा है? क्या सीन लगता है आपको? नहीं संजय जी, आपने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया है। मुझे हंसी आई जब मोदी जी का स्टेटमेंट हमने सुना और पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर लोकतंत्र देखना हो, प्रजातंत्र देखना हो तो आप भारत आइए। मैंने कहा भारत में अगर लोकतंत्र देखना है तो आइए, अखलाक, पहलू खां, तबरेज, जुनैज मारे जा रहे हैं, ये आपका प्रजातंत्र है। बेरोजगारी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं जिसको, वो 8.8% है। मतलब कि कांपने लगता है मन जब सुन के कि 8.8% है। 45 करोड़ युवा जो वर्केबल एज के थे, जिस जो काम कर सकते थे, वो निराश होकर अपने गांव में लौट गए हैं कि यहाँ काम नहीं मिलेगा। लिहाजा अब वो गांव में जाके चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुमकिन है मोदी मोदी की जयकार कर रहे हैं। तो इमरजेंसी बड़ा अजीब सा है। आज पूरा आप देखिए तो पूरे भारत में भाजपा के लोग, उनके जितने भी गुर्गे हैं, वो सारे लोग मिलके इमरजेंसी की याद कर रहे हैं, 25 जून की याद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि साहब 50 साल पहले 1975 में ये इमरजेंसी आई थी, 50 के 48-47 साल पहले, और उसी को याद कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा शौक होता है। वैसे तो कहा जाता है कि भाई अतीत अच्छा याद किया जाता है, लेकिन हम बुरा अतीत याद करते हैं। और मोदी जी का ये शौक है। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था, जब पहली बार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मनरेगा को बंद नहीं करूंगा क्योंकि ये कांग्रेस का मॉन्यूमेंटल फेल्योर है, स्मरणीय अक्षमता है, असफलता है। लिहाजा हम इसको बंद नहीं, और हर 3 दिन बाद दिखाते रहेंगे कांग्रेस का चेहरा कि देखो मनरेगा है। और ये कितना असफल प्रोग्राम, कितना घटिया प्रोग्राम था, ये मोदी जी का कहना था संसद में। जब यूएनडीपी ने 2 साल बाद कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, तो मोदी जी ने उसका खर्च बढ़ाया। आज मनरेगा पे जो पिछले साल हुआ था, वो करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर हुआ था, 1,10,000 करोड़, जिसको मोदी जी ने अब घटाया है। तो इनका शौक है। अब आप 47 साल पहले कोई इमरजेंसी लगी थी, उसको तो आप याद कर रहे हैं। आपने गरेबान में झांक के देखा है? दुनिया के यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाएगा कि ये छद्म इमरजेंसी जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रहेगी, लेकिन होगी इमरजेंसी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उदाहरण लीजिए, जिस तरह मीडिया में, आपको याद होगा कि जिस तरह एक हिंदी के अखबार ने, जो बड़ा अखबार था, बड़ी शिद्दत से वो कोरोना के काल में लाशों की तस्वीर दे रहा था कि किस तरह गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं। बहुत कुछ किया, आपने भी उसमें काफी काम किया था। तो आप ताज्जुब करेंगे कि उस अखबार पे छापा पड़ गया। ये एक किस्सा नहीं है। मुझे याद है कि जब मोदी जी का 1914 में वो शुरू हो रहा था, तो एक अखबार का मालिक एक बाबा के साथ उसके चार्टर्ड प्लेन से गया और मोदी जी से बातचीत हुई, समझौता हुआ कि हम लोग आपके लिए पूरा पलक पावड़े बिछा, सारा पूरा चैनल आपका है। और उसको देख के, जब उसकी शोहरत और उसका जब देखा कि मोदी जी के बहुत करीब आ गया है, तो सारे चैनल यही करने लगे। आज मैसेज क्या है? मैसेज है कि एक भी खिलाफ, आज अमेरिका में बहुत विरोध हुआ मोदी का, आपको पता चला? आपके व्यूअर्स को पता चला?
कि वहां पे तमाम एक बड़ा वर्ग है जो मोदी का विरोध कर रहा है, लेकिन वो खबरों में नहीं आया। इसकी वजह क्या है कि अगर आप साथ रहेंगे तो बहुत कुछ हम आपको दे सकते हैं, जैसे हमने अडानी को दिया है, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो दो चार छापे में ही आप ढेर हो जाएंगे। और ये पैसे वाले जो होते हैं, छापे वगैरह कुछ से बचते हैं। लिहाजा ये सारे लोग सजदा कर रहे हैं। एक हर आदमी ने मोदी मोदी गाना अमेरिका में शुरू किया, किसी ने वो तस्वीरें नहीं दिखाई जिसमें कि जस्टिस लोया के मौत का एक्सपोजर, कि जस्टिस लोया की हत्या की गई है, जिन्होंने वर्तमान गृह मंत्री के खिलाफ फैसला दिया था। उस रिपोर्टर की नौकरी चली गई, छोड़ दीजिए उसको। अभी 3 दिन 4 दिन पिछले हफ्ते की घटना है ना। मोदी जी को याद नहीं, वो यहां लोकतंत्र दिखाने के लिए बुला रहे हैं दुनिया को। उनकी एक मंत्री, एक अदना सा बेचारा जिले का संवाददाता था, उसने जब सवाल पूछने की कोशिश की तो उस मंत्री की हिमाकत देखिए कि उसने कहा कि तुम्हारे मालिक को हम जानते हैं, फलाना नाम है ना। और ये कह के उसने अगले दिन उस मालिक को पता नहीं खैर ख्वाही में या फोन करने से वो पत्रकार निकाल दिया गया। सवाल पूछने में पत्रकार, मुझे वो जमाना याद आता है। एक ऐसा ही चीफ मिनिस्टर जो आज देश का बड़ा नेता है, उसने मेरे एक रिपोर्टर के बारे में कंप्लेंट किया कि साहब ये कांग्रेस से पैसे खा के हमारे खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ लिख रहा है। मैंने कहा हम इंक्वायरी करेंगे और बिल्कुल अगर वो गलती किया होगा तो 1 मिनट भी नहीं रखेंगे उसको। उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत हो निकालने में तो मैं आपके चेयरमैन से बात करूं। तो मेरा जवाब था कि अब तो मुख्यमंत्री जी वो रिपोर्टर नहीं निकलेगा, अब हम निकलेंगे। या तो वो रिपोर्टर वही रहेगा या हम निकलेंगे इस संस्था से। और अभी हमारे चेयरमैन हमको निकालने की स्थिति में नहीं है। और हकीकत यही हुई कि वो चेयरमैन भी उतना ताकतवर था कि उसने इनसे बात नहीं किया। जब हमने रिक्वेस्ट किया कि बात तो कर लीजिए चीफ मिनिस्टर से, उनकी बात तो सुन लीजिए, तो उन्होंने बात किया, लेकिन उनको कहा कि नहीं, वो इंक्वायरी होगी तभी। और मैं जानता हूं, मैंने जब इंक्वायरी कराई तो वो रिपोर्टर कहीं से गलत नहीं था। एक और किस्सा है, केंद्र में एक मंत्री था जिसके खिलाफ, रेलवे मंत्री था जिसके खिलाफ हमारे रिपोर्टर ने, जो आज भी है रिपोर्टर और देश का जाना माना रिपोर्टर है, तो एक प्रोमो चला कि रेलवे की ये घपले का पूरा केस देखिए। तो वो चीफ मिनिस्टर महोदय, वो रेलवे मंत्री का फोन आया, मैं उस समय हैदराबाद में था। फोन आया कि क्यों भाई, जो मर्जी आएगी चलाएंगे, दिमाग खराब हो गया आपका। जब उन्होंने फोन पे उनके पीए ने कहा कि साहब फलाने रेल मंत्री बात करेंगे, तो जैसे उनकी आवाज आई तो मैंने कहा प्रणाम मंत्री जी प्रणाम। लेकिन जब उनके तेवर देखे तो मैंने कहा कि सुनो, तुम प्रजातंत्र के कोड़ हो, अगला सेंटेंस कहो, उसके बाद जो हमारा जवाब निकलेगा वैसी गाली तुमने जिंदगी में नहीं सुनी होगी, उसकी बदतमीजी तुमने कभी नहीं देखी होगी। तब उनकी हालत खराब हुई, बोले अरे कैसा बात कर रहे हैं आप। हमने कहा कि मैंने आपको पहले प्रणाम किया था, लेकिन हम बदतमीज लोगों के साथ इसी तरह डील करते हैं। क्या आज हम ये कर सकते हैं? आज उस तरह के लोग हैं, आज उस तरह के एडिटर्स हैं, उस तरह के मालिक हैं, केचुआ बन गए हैं। तो ये जो मोदी मॉडल है, इसकी इमरजेंसी बिल्कुल अलग होती है। इसमें आपको आवरण तो रहेगा संविधान का। एक उदाहरण लीजिए, जीएसटी एक्ट है, जीएसटी काउंसिल है, और कहा गया कि साहब इसमें तो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों की शिरकत है। अब देखिए चालाकी क्या की गई है, कितना खूबसूरत इमरजेंसी है, किसी को समझ में नहीं आएगा। जीएसटी में राज्यों का वोट जो होता है वो 2/3 होता है। कहने को कितना आसान है कि साहब राज्यों का वोट ही तो है, 2/3 तो उन्हीं का वोट है। लेकिन उसमें एक क्लॉज है कि कोई भी चीज पारित कराने के लिए 75% वोट चाहिए। अब 75 बिना केंद्र के होगा नहीं, लिहाजा केंद्र के पास वीटो पावर है, वो वीटो पावर जो चाइना के पास है यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। उसी तरह तो जीएसटी बेकार हो गया, कोई राज्य उफ नहीं कर सकता, जो चाहेगा देगा केंद्र सरकार, टैक्स पे पूरा कंट्रोल उसका रहेगा। कितना खूबसूरत है। जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, सहकारी संघवाद। हम लोग को भी लगा कि यार कंसेप्ट तो बड़ा अच्छा है, फ्रेज तो बड़ा अच्छा है।
आज अगर विपक्ष की पार्टी सरकार है तो उसको हर तरह से उनका गवर्नर लगा हुआ है उसको तोड़ने के लिए। 10 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। तो ये एक छद्म इमरजेंसी है। मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि दुनिया में जब पढ़ाया जाएगा ये यूनिवर्सिटीज में, तो मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस और इमरजेंसी इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये उसके चैप्टर्स होंगे। दुनिया में पढ़ाया जाएगा कि मोदी मॉडल कौन सा है गवर्नेंस का, जिसमें डिक्टेटरशिप भी है, जिसमें इमरजेंसी भी है, लेकिन कहीं पे आपको वो लीगली नहीं लगेगा। कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार पलट गई और सुबह 6 बजे राष्ट्रपति आदेश देता है कि शपथ लीजिए। आप जरा सोचिए, सुबह राष्ट्रपति 4 बजे सवेरे शपथ लेने की का आदेश देता है। इसी तरह उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसी तरह गोवा में चीजें बदल जाती है। गवर्नर जिसको चाहे अपने मर्जी से बुला लेता है, जबकि सीधा देख रहा है कि कांग्रेस की संख्या ज्यादा है। तो ये एक फॉर्मेट है मोदी जी का, टिपिकल फॉर्मेट है, जिसमें हम इमरजेंसी पूरा रखेंगे। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी इसके मुकाबले कुछ नहीं था। अगर मुझे याद है, वो सारे दिन याद है, वो कुछ नहीं था, क्योंकि उसमें तो लोग जेल में बंद हुए थे। इंदिरा गांधी को समझ नहीं आया कि मोदी मॉडल क्या होता है, वरना अगर वो होती तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी। दहशत में ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज सर झुका देती, दहशत में ही सारे के सारे पत्रकार जमीन पे आ जाते, और इसके लिए कुछ नहीं करना था। कुछ इक्का दुक्का ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई भेज देना था। जब आप ये करते, उसके बाद बाकी सब लोग लाइन पे आ जाते। जैसा मैंने कहा कि जब मोदी जी की सत्ता में आनी थी, तो किस तरह से एक चार्टर्ड प्लेन से गए एक मालिक महोदय, और फिर उनसे बातचीत हुई, समझौता हुआ कि साहब बिल्कुल हम आपके सजदे में खड़े हैं। और इसी के बाद फिर बाकी सारे अखबार, बाकी सारे जो चैनल थे, वो इसमें इस फॉर्मेट में आ गए। आज आवाज नहीं निकलती है उन अखबारों की, फॉर्मल चैनल्स की। तो हकीकत ये है कि ये पहला प्रयोग है दुनिया में। मेरे ख्याल से पागल हो जाएंगे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, जो रिसर्च करेंगे मोदी पे, वो पागल हो जाएंगे कि यार ये कौन सा फॉर्मेट है जिसमें चुनाव भी होता है, बहुमत भी मिलता है, लेकिन चू नहीं कर सकता कोई, जिसमें कि नेगेटिव आवाज जा ही नहीं सकती। हेमंत बिस्व शर्मा की हैसियत, एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत हो कि वो कहे कि बहुत सारे हुसैन ओबामा हैं और हाँ, पुलिस को ठीक करना है। क्यों भाई, हुसैन ओबामा अगर हम उल्टा ही नाम कर दे, तो हुसैन ओबामा ने कौन सी चीज की है जो पुलिस ठीक कर देगी तुम्हारी? इस आदमी को तो सीधे देशद्रोह में जाना चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर, ये संविधान की शपथ ले रखा है इसने, और ये हिमाकत है इसकी। और उसकी क्यों, जब केंद्रीय मंत्री ये कि कह के टेलीवाइज, जिसमें कि रिकॉर्ड हो रहा है, और वो कह रही है कि तुम्हारा मालिक कौन है मुझे मालूम है, मैं फोन करूं उसको। और ये कहे, और लॉजिकल फैलेसी ये है कि साहब बजरंग, अगर कोई बजरंग दल को बैन करना चाहता है तो वो बजरंग बली पे हमला है। ये मंत्री महोदया ने भी यही किया। आप लोगों का अपमान, वो बेचारा सवाल पूछ रहा है, और आपका कहना यह है कि साहब आप जनता का अपमान कर रहे हैं। वो तो कहिए कि ये नहीं कहा, देश का अपमान कर रहे हैं आप सवाल पूछ के। तो ये स्थितियां हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉडर्न इमरजेंसी आई है, इसको आने वाले दिनों में पढ़ा जाएगा। और मोदी जी भूल से भी ना कहिए, बुलाइए नहीं अमेरिका वालों को ये कहने की भारत में प्रजातंत्र कैसा है, वरना कोई हो सकता है कि अगर उसमें कोई हुसैन ओबामा हो, तो आपका जो वफादार हेमंत बिस्व शर्मा है, वो उनको उठा के बंद कर देगा। तब पता चलेगा असली इमरजेंसी, असली डेमोक्रेसी कैसी है। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि जिस तरह से मोदी जी ने दावा किया है, दरअसल यही पढ़ाने की चीज है। और हमें अपने व्यूअर्स को भी यही बताना है कि देखो कितना बड़ा ड्रामा कर रखा है, इमरजेंसी है, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक बात है। एनके सिंह जी, थोड़ा सा दुख मुझे इस बात का हुआ कि 9 साल में पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो भी अमेरिका जाकर। क्या दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्र आपकी जानकारी में है, कोई राष्ट्राध्यक्ष हो बड़े देश का, लोकतांत्रिक देश का, जो 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत ना जुटाता हो? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल किया संजय।
आप इस तरह देखिए ना, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, ये एक प्रोटोकॉल होता है। जब दो देश के मिलते हैं ना, तो ये ज्वाइंट प्रोटोकॉल होता है। और अगर आप बाहर जाते हैं, तो चूंकि अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिकन प्रेस है ना वहां पे, और बाइडेन की तो हैसियत नहीं है, मोदी जी यहाँ तो कर सकते हैं, वहां पे तो अमेरिकन सिस्टम से चलेगा ना। तो ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूरी थी। और उसमें भी सवाल क्या था, जरा गौर कीजिएगा। जो ये मंत्री ने कहा कि साथ जनता का, ये पूरा तर्क को उल्टा कर देते हैं। ये बीजेपी का एक खास स्टाइल है, और सभी इस तरह के पार्टियों का होता है। तो उससे वहां पूछा, सबरीना ने पूछा वहां पे, जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल मोदी जी को बहुत पसंद आया, लिहाजा जाने के पहले यहाँ पे इंटरव्यू दिया उन्होंने। लेकिन यहाँ के लोगों ने इतने केचुए की तरह थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। वो ये पूछते रहे। साहब, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, जो एक टिपिकल स्टाइल होती है, अरे दम हो, पत्रकार हो तो तुम कहो कि हम ये कह रहे हैं, और आंकड़ों से उसको प्रूव करो। हमने मोदी का इंटरव्यू किया, कुछ नहीं किया, उन्हीं के आंकड़े थे, उन्हीं के आंकड़े उनके सामने दिखाए। हाँ, उसको छुपा के बैठे थे हम दोनों पैर के नीचे। जैसे ही उन्होंने कहा कि कहां से आप उठपटांग आंकड़े लाए हैं, तो मैंने कहा जी ठीक कह रहे हैं। और ये कह के मैंने उन्हीं का दस्तखत किया हुआ, उन्हीं के रिपोर्ट और उन्हीं का पेज दिखाएंगे, पेज नंबर 49 पे, ये आपका है। मोदी को काउंटर करने के लिए वो कुवत चाहिए, वो पढ़ाई चाहिए। तो यहां पे तो वो नहीं कर पाए, लेकिन वहां पे जब गए, तो वहां पे वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो जर्नलिस्ट थी, वो दमदार थी। उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि मोदी जी, यहाँ जो माइनॉरिटीज पे आपके देश में हमले हो रहे हैं, जो माइनॉरिटीज की हालत है, उसके बारे में आप क्या वो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स के तहत है? मोदी जी ने फिर वही शुरू किया, ले गए इसको 2500 साल पहले। हमारे रूट में है, और अमेरिका के भी रूट में है। हमारे और अमेरिका का डीएनए डेमोक्रेसी है। अरे तुमसे पूछा जा रहा है, जो परसिक्यूशन हो रहा है मुसलमानों का, सीधा जवाब दो ना। तो ये बीजेपी की टिपिकल स्टाइल है। तो हकीकत ये है कि वहां पे भी मोदी जी प्रेस फेस नहीं कर सकते। वो अपने चाटुकारों को तो कर सकते हैं। मैं तो एक बार कह रहा हूं, मैंने आपके इस माध्यम से भी कह रहा हूं, मोदी जी एक बार मुझे इंटरव्यू दे दो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का दे दो। हम आपको बताएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है, और आप भाग के दिखाओ, हम भागने भी नहीं देंगे तुम्हें। तो हकीकत यह है, मेरा साहब रहा है। तो हकीकत यह है कि मैंने एक बार इंटरव्यू लिया, खैर उसके बाद तो नहीं लिया। लेकिन हकीकत यह है कि वो इंटरव्यू में मैंने उन्हीं के रिकॉर्ड अपने पैर के नीचे छुपाए थे, और सारे रिकॉर्ड। तो जब उन्होंने देखा कि ये इतनी तैयारी से आया है, तो उनका कहना था, भाई अगर इतनी तैयारी से आना था तो आप पहले बताते मुझसे, तो मैं अपने अफसर्स को बुला लेता। ये रिकॉर्ड में है, और ये पूरा बाकायदे इंटरव्यू है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं, कोई भी चीज इसमें छिपी नहीं है। हकीकत ये है कि मोदी जी जब कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र हमारे नसों में है, खून में है, तो कुछ ही घटनाएं बतानी है कि आपके काल में कितने यूएपीए के केस हुए, कितने उसमें रेट ऑफ कन्विक्शन क्या रहा आपका। आपको यही तो बता, बेरोजगारी का फिगर ही तो देना है ना, हमें कुछ नहीं करना है। आपके बारे में आपके टाइम में कितना था कांग्रेस के, आप कहते हैं ना हर चीज 2014 से करते हैं। आइए बैठते हैं, 2004 से 2014 का आंकड़ा लेंगे, और आपके 9 साल का लेंगे, और किसी भी पैरामीटर पे आप आ जाएंगे। तो हकीकत यह है कि हमारे पत्रकार पढ़े लिखे वैसे भी नहीं है, उनकी तैयारी होती नहीं है, इसीलिए ये पॉलिटिशियंस निकल जाते हैं। और मोदी जी का ये डर है कि ऐसे भी पत्रकार कुछ बचे हुए हैं, लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाओ, और जाओ तो उनको तो ना बुलाओ कम से कम। तो हकीकत यह है, वहां भी चुनिंदा ही थे, 2 ही सवाल हो पाए वहां पे। जो आपने देखा अमेरिका में जो हुआ था, सिर्फ 2 लोगों ने ही सवाल पूछे, क्योंकि लिमिट कर दिया गया, पहले से तय था कि दो ही। वो तो गड़बड़ ये हुआ कि जो समझ रहे थे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल हमारे यहाँ की प्रेस की तरह है, दरअसल वो नहीं था। और यहाँ पे आए तो पलट गया। यहाँ पे तो बढ़िया बढ़िया गुड्डी गुड्डी सवाल आपसे पूछा गया कि मोदी जी आपको, जैसे वो सवाल होते हैं ना कि मोदी जी से पूछा जाता है, कोई एक्टर ने पूछा उनसे इंटरव्यू में, अब नाम वाम लेने की जरूरत नहीं, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम नाम लें, मेरी गरिमा के खिलाफ है। लेकिन उसने पूछा
मोदी जी इतना काम करने की आपको शक्ति कहां से आती? तो ये इस टाइप का मोदी जी चाहते हैं। जब हाँ, उनसे पूछिए कि सर ये वो भी आंकड़े हैं और ये आपके आंकड़े हैं। वो ये भी सिंह साहब बेरोजगारी के आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आपके आंकड़े हैं। ठीक बात है। सिंह साहब वो भी हम एनएचएफएस के आंकड़े जो हैं वो आपके एनएचएफएस राउंड 5 के हैं और ठीक इसमें बात गुजरात के भी आंकड़े हैं। तब मोदी जी को दिक्कत होती है और मोदी जी जानते हैं कि इस देश में कुछ पत्रकार ऐसे हैं, लिहाजा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का धंधा ही छोड़ दिए हैं। इतना इतना छोड़ दिया है कि अपने साथ ले भी नहीं जाते। हम कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ गए हैं बाहर, विदेशों में गए हैं, किसी को तो खौफ नहीं था। तुम्हें इतना खौफ क्यों है या इतना घृणा क्यों है मीडिया से? तुम्हारी तो अपनी वाली मीडिया, चलो उसी को लेके जाओ, उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो पूछे तुमसे कि मोदी जी दूध में आप शक्कर डाल के पीते हैं कि सादा पीते हैं, दूध सफेद पीते हैं कि साहब इसको जाफरान डाल के पीते हैं, सफरन डाल के पीते हैं, यही पूछे। लेकिन हिम्मत तो करो। तो मैं तो सही बात एक ही चीज कह रहा हूं कि मोदी जी कभी 5 मिनट का इंटरव्यू हमें भी दे देना। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल तो ऐसे भी होते हैं, मोदी जी आप आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं? एक चीज़ और है सिंह साहब, मीडिया सत्ता की चापलूसी करे, खराब तो है लेकिन मुझे लगता है उतनी खतरनाक नहीं है, जितनी मीडिया ये कर रही है कि दिन भर हिंदू मुसलमान की आग को भड़का रही है। अंबानी जी के चैनल में देखता हूँ, जो थंबनेल होते हैं वो इतने ज़हरीले होते हैं कि किसी को भी देखकर खून उबालने लगे। एक पत्रकार महोदय गए अमेरिका में, उन्होंने होटल के कमरे से ड्रॉअर खोली, उसमें बाइबल रखी थी, तो उन्होंने पूरी बाइबल की कहानी बता दी कि अमेरिका के होटल में बाइबल रखी हुई है। मैं जिस होटल में रुका हूँ, दिल्ली आया हुआ हूँ, यहाँ गीता रखी हुई है और मैं कई ऐसे होटलों में भी रुका हूँ जिसमें गीता भी थी, बाइबल भी थी। तो एक धार्मिक किताब अगर किसी होटल में रखी है तो मीडिया उस पे शो कर रहा है। और लेकिन एक बहुत मज़ेदार बात है, आज मैंने सुबह उस पे शो किया है कि ये जितनी मीडिया थी, एक रिपोर्ट आई थी कि 2 बड़े चैनल, देश के 2 बड़े चैनल हैं, अंबानी जी और आज तक, इनकी आमदनी 435 करोड़ रुपए घट गई 1 साल में। विज्ञापन दाताओं ने विज्ञापन के हाथ खींचे होंगे तो 435 करोड़ रुपया 1 साल में कम हो गई, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों ने देखना बंद कर दिया है। मेरे डॉक्टर मित्र थे, 2 दिन पहले मुझे बता रहे थे कि टाटा स्काई 8 महीने पहले घर से निकाल दिया उन्होंने, वो देखते नहीं है क्योंकि दिन भर वहाँ पे हिंदू मुसलमान के झगड़े लगाते हैं। तो वो जो जितना व्यूअर था वो अब सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि उससे किसी ना किसी माध्यम से किसी चैनल पे कहीं और जाके उसको सच दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका में क्या हुआ या वहाँ पे क्या सवाल पूछे गए। तो ऐसे में ये जो मीडिया जहरीली होती जा रही है, आप एक देश की सबसे बड़ी ताकतवर मीडिया संस्थान, एक संपादक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते थे उस संस्था के सालों तक आप सेक्रेटरी रहे। मीडिया इतनी जहरीली तो कभी नहीं थी। और मीडिया, पत्रकार हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए, इनका काम समाज को इकट्ठा करना था, समाज में एक चेतना लाना था, जागृति लाना था। अब ये लोग, एक कवि आता है वो एक पिक्चर बनाता है, उसमें हनुमान जी के ऊपर ऐसे डायलॉग लिख देता है, वो अपने आप को राष्ट्र कवि कहता है। एक पत्रकार है वो बाइबल निकाल के उसकी कहानी पढ़ लेता है। समाज को जागृत करने वाले लोग जहर बांटने लगे समाज में। इसकी क्या परिणति, अंत कहाँ हुआ इसका? हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि वो तथाकथित राष्ट्र कवि जो अपने को बताता है, उसने कई कविताएं ऐसी ली है जो लोकगीत में थी पहले और उसको यथावत ले लिया है। तो हम्म, यह भी ताजा खबर आई है कि वो कहीं दूसरे देश में लोकगीत के रूप में प्रचलित था, तो धुन और सब कुछ वही है। तो ये सब होगा, खैर उसके बारे में चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि वो हमारे गरिमा के उपयुक्त होगा। लेकिन ये जो आपने कहा है, उस समय बिल्कुल अलग हुआ करता था। और ये जो आप चाटुकार देख रहे हैं ना, जो हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, दरअसल इनको ये मालूम नहीं है कि पीएलएफएस क्या होता है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसकी जो रिपोर्ट आती है, पीएलएफएस कहते हैं, इनको ये पढ़ने की अकल नहीं है। तो ये करते क्या है, सबसे आसान पड़ता कि दाढ़ी वाला और गेरुआ वाला बैठा लो। ये जो एडिटर्स हैं हमारे, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसकी प्रॉब्लम दूसरी है। आज जो आप उसमें देख रहे हैं, जो बैठे हैं, उनमें से किसी एक से पूछ दीजिए, ज्यादा नहीं, कितना बता दो भारत का बजट कितने रुपए का था, उनमें से एक को नहीं मालूम है। भारत का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, उनमें से एक को नहीं मालूम। भारत का जीडीपी जो बनता है, ये किन किन सेक्टर्स इकोनॉमी के कौन से हैं जिनसे बनता है, उनको नहीं मालूम। दरअसल वो बिल्कुल छोड़िए, भारत, ये जो हिंदू मुसलमान करते हैं,
इनसे आप भारत के संविधान का मुख्य आर्टिकल जो है, जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है, वो आर्टिकल 25 है। आप इनसे पूछ लीजिए कि टू प्रैक्टिस प्रोफेस एंड प्रोपगेट रिलीजन, ये कभी तुमने पढ़ा है भारत के संविधान में कि इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है? तो ये वे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप एडिटर्स कह रहे हैं, जिनका चेहरा आप देखते हैं, और नैतिकता आती कब है? बहुत ज्यादा जब आप पढ़ लेते हैं ना, चीजें, शिक्षा वगैरह होती है, क्योंकि नैतिकता उस कॉन्शियसनेस पे आ नहीं सकती जिसमें आप अपनी रोज, अच्छा तनख्वाहें काफी बढ़ा दी हैं, तो लिहाजा उनके अब रिसोर्ट्स हैं, वो गर्मियों में रिसोर्ट्स में अपने जाते हैं, जम के तनख्वाहें मिल रही है, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान ही तो करना है ना। लिहाजा ये हिंदू मुसलमान, अच्छा इनकी शिक्षा ऐसी होती, मोदी जी को दरअसल इससे घाटा हो रहा, इस तरह के चाटुकार रखने से हिंदू मुसलमान हो रहा, उसका तात्कालिक तो आपको फायदा मिल रहा है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, तासीरन हिंदू लिबरल होता है, तो एक सीमा के बाद वो एकदम से वापस आता है, एकदम से वो गुस्से में आता है, यार ये बहुत हो गया। तो आप जिस डॉक्टर का बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि बंद कर दिया है देखना, एक बड़ा वर्ग हिंदू में भी है जो कि वो ये तमाशा अखलाक को जब मारा जाता है तो उसको तकलीफ होती है कि नहीं, ये तो हमने नहीं सोचा था। मतलब आप हिंदुओं के नाम पे दंगे करें, ये वो हिंदू ब्रॉडर, वो क्योंकि लिबरल रिलीजन है, इसलिए हकीकत ये है कि अब ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा। मोदी को जो आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ एक साल से मोदी की जो इकबाल हुआ करता था, मोदी की जो मकबूलियत हुआ करती थी, वो काफी घट रही है बहुत तेजी से। मैं एक ही चीज कहूंगा कि मोदी जी, आपको अंदाजा नहीं है, ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, सामूहिक चेतना जो होती है, ये अचानक बदलती है, आपको पता नहीं लगेगा। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी मुझे याद है, अचानक जनता में गुस्सा था, हालांकि उसके उसका बुनियाद बन रहा था, अचानक वो गुस्सा हुआ, वो इतना हुआ कि इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया उन्होंने। तो हकीकत ये है कि मोदी जी ये समझ नहीं रहे हैं कि ये जो लंपट टाइप के लोग आपने पैदा किए हैं, रीढ़ विहीन ब्यूरोक्रेसी की है, जिसका गुरूर आपने, गवर्नेंस का गुरूर छीन लिया है, ये इन लोगों से अगर आप चाहें कि आपको, आपकी इमेज को ये बढ़ाएंगे, तो हेमंत बिस्व शर्मा आपकी इमेज ज्यादा बढ़ाएगा नहीं। वो तो बराक ओबामा को हुसैन ओबामा कह के, और अगर आपको इससे तसल्ली है, अगर स्मृति ईरानी के इस तरीके से आपको कबूल है ये तरीका, तो आपको मुबारक हो, आप ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मीडियोकर्स रख के मुझे याद नहीं है कि दुनिया में कोई बादशाहत बहुत दिन तक चली हो, खास करके डेमोक्रेसी में। तो आप जो मीडियोकर्स रख रहे हैं, जो केचुआ बने घूम रहे हैं और हेमंत बिस्व शर्मा हो जा रहे हैं, उनसे आप अगर चाहे कि आपके इस इमेज को ये बरकरार रखेंगे, बुलंदी देंगे, या इनको टांगे रखेंगे आपकी इमेज को, तो ये गलतफहमी है। बहुत तेजी से आप देखिएगा कि क्वालिटेटिव चेंज जनता के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में आएगा। शुक्रिया एनके सिंह सर, आपने आज इतनी सारी बातें करी और कम से कम दर्शकों को बताया कि मीडिया का स्वरूप क्या होता था, क्या हो गया है और क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। तो सुना आपने देश के मौजूदा हालात पर, इमरजेंसी के दौर में, इमरजेंसी के आज के हालात पर इससे बेहतर टिप्पणी शायद ही कोई पत्रकार कह पाता। आप मत सुनिए गोदी मीडिया को, जो आपके दिमाग में, आपके दिल और दिमाग में जहर भरते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बढ़ाते हैं। याद रखें, ये मुल्क सबका है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है। मुझे यकीन है आप इस प्यार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए।